हेलो एवरीवन। हम सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम लेते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी की प्रकृति, लक्षण और विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहले पार्टनरशिप की विशेषता होती है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, टू और मोर देन टू पर्सन्स। साझेदार बनने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। अगर बैंकिंग क्षेत्र में अपन बात करें तो मैक्सिमम पर्सन होना चाहिए 20, और नॉर्मल सेक्टर्स में हम बात करें तो मैक्सिमम पर्सन होना चाहिए 50। नेक्स्ट सेकंड जो हमारी विशेषता है वो है साझेदारों के बीच में अनुबंध का होना, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। बिना कॉन्ट्रैक्ट के, बिना समझौते के साझेदारी उत्पन्न हो ही नहीं सकती है। या तो ये रिटन में होगी या फिर ओरल होगी, लिखित में होगी या मौखिक होगी। साझेदारी को तभी वैलिड समझा जाएगा जब सारे पार्टनर्स के बीच में कॉन्सेंट बन जाएगा, तभी हम उसको एक वैलिड पार्टनरशिप का नाम देंगे, नहीं तो वो पार्टनरशिप नहीं होगी। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि हमारा एक वैध या कानूनी व्यवसाय होना चाहिए। द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप मस्ट बी लीगल। एक लीगल बिजनेस करेंगे तो ही वो पार्टनरशिप कहलाएगी, नहीं तो उसको पार्टनरशिप नहीं कह सकते। इनलीगल बिजनेस में एंगेज होंगे तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है वो गुड फेथ। पूरी पार्टनरशिप बेस होती है ट्रस्ट पे, भरोसे पे, म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पे। तो साझेदार आपस में विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस अमंग द पार्टनर्स। नेक्स्ट अपना आता है, अगला कैरेक्टर है मुख्य उद्देश्य और लाभ का बंटवारा। मैन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस जो है वो होता है प्रॉफिट कमाना, और उस प्रॉफिट और लॉस को एक सर्टेन रेशियो में बांटने के लिए सभी लोग सहमत हो जाते हैं, फिक्स रेट पे बांटते हैं। यही बिजनेस का सबसे मेन ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, असीमित दायित्व। साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। अगर फर्म के ऊपर कोई कर्जा है और फर्म चुकाने में असमर्थ है, फर्म वो कर्जा नहीं चुका पा रही है, तो लाइबिलिटी को, पार्टनर्स की पर्सनल असेट्स को सेल करके फर्म के डेट को चुकाया जाएगा। इंग्लिश में हमने लिखा भी है, लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, देयर पर्सनल असेट्स कैन बी यूज्ड टू फॉर्म्स डेट। चलिए देखते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो पार्टनरशिप डीड को हिंदी में साझेदारी अनुबंध, समझौता, ठेका, प्रशंविदा आदि कहा जाता है। साझेदारों के बीच में ये एक समझौता होता है। अब ये समझौता लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है उन साझेदारों पर, पार्टनर्स पर, कि वो कैसा समझौता करना चाहते हैं। अब इसमें साझेदारी से रिलेटेड सारे नियम रहते हैं, जितनी शर्तें हैं वो दी हुई रहती हैं। सभी साझेदारों को क्या अधिकार दिए जाएंगे, उनके क्या कर्तव्य रहेंगे, उनके क्या दायित्व रहेंगे। इन फ्यूचर वो प्रॉफिट कमाएंगे, लाभ कमाएंगे तो उनका लाभ और हानि का विभाजन कैसे होगा। अगर भविष्य में कोई विवाद हो जाता है साझेदारों के बीच में तो उस विवाद को कैसे रोका जाए, और बिजनेस को कैसे अच्छे से सुचारू रूप से रन किया जाए, संचालित किया जाए, इससे संबंधित सभी प्रकार की शर्तें इस पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई होती हैं। चलिए अब हम इंग्लिश एडिशन में देखते हैं। जैसे देखिए अपन ने फर्स्ट लाइन में लिखा है, पार्टनरशिप डीड इज़ अ रिटन और ओरल एग्रीमेंट। ये डॉक्यूमेंट्स, अगर रिटन होगा तो डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में होगा, एग्रीमेंट हो सकता है ये बिटवीन द पार्टनर्स विच कंटेंट। अब इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, तो टर्म एंड कंडीशंस होती हैं पार्टनरशिप की, इंक्लूडिंग देयर राइट्स, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होता है। इट हेल्प्स टू अवॉइड डिस्प्यूट्स। झगड़े अगर हो जाते हैं, किसी प्रकार का म्यूचुअल डिस्प्यूट होता है, तो उसको भी कैसे हैंडल किया जाए ये पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी लिखा हुआ होता है। इंश्योरिंग स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस को स्मूथ रन कैसे किया जाए ये भी लिखा हुआ होता है। चलिए अब हम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इस साझेदारी संलेख में आने वाली मुख्य बातें या पार्टनरशिप डीड का मेन कंटेंट क्या क्या हो सकता है। तो देखें, पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले तो हमें फर्म का नाम और पता चाहिए रहता है, तो नेम ऑफ द फर्म, फिर एड्रेस ऑफ द फर्म, फिर दूसरे नंबर पर हमारे लिए पार्टनर्स के नेम एंड एड्रेस की ज़रूरत होती है, तो नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, सभी साझेदारों के नाम और पते। फिर बिजनेस का नेचर क्या होगा हमारे, वो डिपेंड करता है। फिर फोर्थ नंबर पे आता है कि हर साझेदार, हर एक पार्टनर जो है कितनी कैपिटल लेके आएगा, और उस कैपिटल के हिसाब से ही फिर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को तय करते हैं। उसके बाद जो कैपिटल लेके आया है उस पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा उनको, और अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए
पैसा निकालते हैं, कोई अमाउंट निकालते हैं, तो वो ड्राइंग कहलाएगी। तो वो ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट उनसे लेना पड़ेगा, ये भी सभी चीज़ें छठे वाले क्लॉज में लिखी रहती हैं। फिर 2 प्रकार के लोन होते हैं। पहला एक लोन जो पार्टनर फर्म को देता है और दूसरा फर्म जो पार्टनर को लोन देती है। दोनों ही चीज़ों के बारे में पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन होता है। चलिए 8th नंबर पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। 8 नंबर पॉइंट कहता है सैलरी कमीशन टू द पार्टनर। अगर कोई पार्टनर, जैसा कि अपन डेफिनेशन में पढ़ के आए हैं कि कोई भी एक पार्टनर बिजनेस को संभाल सकता है या सारे के सारे बिजनेस को संभाल सकते हैं, या उनके द्वारा कोई नॉमिनेटेड व्यक्ति वो भी बिजनेस को कैरी कर सकता है अच्छे से, तो सैलरी कमीशन पार्टनर का क्या होगा। मैनेजर रख के रखा है हमने, तो मैनेजर का कमीशन क्या होगा। सेल्स को जो प्रमोट कर रहा है उसका कमीशन क्या होगा। 9 नंबर पे देखो, साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य, ड्यूटी एंड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स। किस पार्टनर को कितनी अथॉरिटी दी जाएगी, कितने दायित्वों की पूर्ति उसको करना पड़ेगी। अब 10th नंबर पॉइंट देखो, अगर कोई नया पार्टनर आता है, कोई पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर होता है या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उससे संबंधित बहुत सारी शर्तें होती हैं। जैसे डेथ से रिलेट करते हैं कि उसका जो नॉमिनी है उसको क्या क्या चीज़ें पाने का हक होगा पार्टनरशिप डीड में। 11वें नंबर पर देखें अपन तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जब हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा तो हमारा एक नेम और फेम होगा, उसको हम गुडविल बोलेंगे। जो हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं वो सब गुडविल के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट आता है कि हम कौन से अकाउंटिंग मेथड को यूज़ करेंगे, कि किस मेथड से हम अपने अकाउंट्स को कैरी कर रहे हैं, कैश में रख रहे हैं, एक्यूरल बेसिस पे रख रहे हैं। और लास्ट आता है अपना कि अगर फर्म डिसोल्यूशन की तरफ बढ़ती है तो उसके भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि कोर्ट के बाहर, और दूसरा है कि कोर्ट के इंटरवेंशन के साथ में। तो दोनों तरीके से डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है, तो उससे संबंधित शर्तें भी जो हैं वो पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं। अब नेक्स्ट अपन देख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, तो हमको कौन से रूल अप्लाई करना है, कौन से अकाउंटिंग रूल्स अप्लाई करना है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट लाइन में एक नोट डाला है कि जब साझेदारी संलेख नहीं होता है तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार कुछ नियम दिए गए हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। When there is no partnership deed present, then the rules of Indian Partnership Act 1932 applicable। तो 6 रूल हैं हमारे सामने। फर्स्ट रूल कहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस को बराबर इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। सेकंड रूल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। थर्ड होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को नहीं देंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेंगे भी नहीं, तो आहरण पर भी कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, नहीं लिया जाता है। सैलरी कमीशन टू द पार्टनर, तो किसी भी पार्टनर को ना तो सैलरी दी जाती है ना कोई कमीशन दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स टू द फर्म, अगर पार्टनर ने फर्म को किसी भी प्रकार का लोन दिया है तो इस पर 6% की रेट से जो है इंटरेस्ट ऑन लोन लगाया जाता है और पार्टनर्स को दिया जाता है। और जो हमारा लास्ट 6 पॉइंट है इक्वल राइट्स, तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो सबको इक्वल राइट्स होते हैं, तो मैनेजमेंट में भी सारे पार्टनर्स को बिज़नेस चलाने के लिए, बिज़नेस को रन करने के लिए इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक टेबल दी हुई है जो मैंने अभी आपको समझाया है, उसको और इजी लैंग्वेज में मैंने अलग से टेबल के फॉर्म में बनाया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।